and once again welcome to the channel of educators class 9th and what 10th. So today we discuss the new chapter of class 9th biology, that is why do we fall ill. So I'm your teacher Gupta sir, and let's start our video. So why do we fall ill, मतलब हम बीमार क्यों पड़ते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले दो बेसिक टर्म्स हैं, हेल्दी एंड डिसीज फ्री. इन्हें भी कंप्लीट करते हैं. A stage of body in which a person is physically, mentally and socially fit. ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें एक पर्सन फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, यानी उसके पैर मैर हर पे, उसकी हैंड्स, उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल फिजिकली बाहर से बिल्कुल सही हो. मेंटली यानी दिमागी तौर से उसके बढ़िया, यानी कि जो चीज़ें चाहिए दिमागी, यानी कि खुश रहना, दिमाग से खुश हो. ठीक है, और सोशली फिट हो, सामाजिक यानी आसपास पॉल्यूशन वॉल्यूशन ना हो ज़्यादा. ठीक है, वर्ड्स मर्ड्स भी हों, ऐसी बात नहीं है. ठीक है, अच्छा माहौल, वो बंदा हेल्दी है. भाई डिसीज़ फ्री की बात करें तो कौन सा पर्सन डिसीज़ फ्री है, ये कैसे कहेंगे. अ पर्सन नॉट हैविंग एनी डिसीज़ बट नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटली एंड सोशली फिट. ठीक है, अगर कोई पर्सन, उसे कोई डिजीज़ ना हो, पर अगर वो किसी मेंटली और सोशली फिट से गुजर रहा हो, तब अपन उसे डिसीज फ्री कह सकते हैं. ओके, नाउ हेल्दी और डिसीज फ्री में कुछ डिफ्रेंशिएशन है. हेल्दी और डिसीज फ्री पर्सन में डिफरेंस जानते हैं. चलो, हेल्दी पर्सन इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट. ओके, बट डिसीज फ्री पर्सन इज ओनली फिजिकली फिट. हेल्दी पर्सन जो होगा वो लेस सेंसिटिव टू डिसीज़, यानी उसे डिसीज़ जो बीमारी होगी उसके चांसेस कम होंगे. बट जो डिसीज़ फ्री पर्सन होगा उसकी मोर चांसेस, ज़्यादा चांसेस होंगे डिसीज़ होने के. लेस हेल्दी पर्सन मोर एफिशिएंट एट वर्क, वर्क को बहुत जल्दी कर देगा. पर डिसीज़ फ्री पर्सन लेस एफिशिएंट एट वर्क, यानी वो वर्क को बहुत स्लो स्लो करेगा. नाउ डिसीज़ आई स्टेज इन विच एनी पार्ट नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड माल फंक्शनिंग. ठीक है, ये एक ऐसी स्टेज है इन विच आपके शरीर का कोई पार्ट जो कि सही से वर्क नहीं कर रहा है. ठीक है, और वो माल फंक्शनिंग कर रहा है. ओके, now causes of disease, entry of certain pathogen disease causing organism is known as pathogen. Okay, तो जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एंट्री से अपन को बीमारी हो सकती है. ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर अपन के शरीर में मिनरल विटामिन प्रोटीन्स की कमी हो गई तब अपन को बीमारी हो सकती है. हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर अपनी कोई बॉडी की कोई बोन मोन में कोई दिक्कत आ गई तब भी अपन को बीमारी हो सकती है. नाउ टाइप्स, डिसीज़ के कुछ टाइप्स हैं. कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. कम्युनिकेबल डिसीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ नॉट. कम्युनिकेबल डिसीज़ कॉज ड्यू टू द एंट्री ऑफ पैथोजन इन द बॉडी, अगर तुम्हारे शरीर में कोई भी पैथोजन चला गया, ठीक है, जैसे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, तो मतलब वो तुम्हें उसकी वजह से कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है. बट नॉन कम्युनिकेबल में कोई भी न्यूट्रिएंट्स, जैसे मान लो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, इनकी कमी से होती है. कम्युनिकेबल डिसीज इन्हें कोई एजेंट चाहिए पड़ता है, लाइक वाटर, एयर, बैक्टर. ठीक है, तीन तरीके के एजेंट होते हैं. ठीक है, लाइक जो कोविड-19 है वो एयर के थ्रू भी फैलता है. ठीक है, डज नॉट रिक्वायर एनी एजेंट फॉर ट्रांसमिशन. इन्हें कोई एजेंट नहीं चाहिए पड़ता, लाइक डायबिटीज़, कैंसर एसेट्रा. ठीक है, नाउ एक्यूट एंड डिसीज एंड क्रॉनिक डिसीज, ये टाइम लिमिट, टाइम के बेसिस पे बनाए गए हैं. एक्यूट डिसीज एंड क्रॉनिक डिसीज. एक्यूट डिसीज क्या होते हैं? दीज डिसीज टेक शॉर्टेस्ट टाइम फॉर गेटिंग क्योर्ड. अगर आपको सही होने में जितना टाइम लगता है दीज डिसीज, यानी उतना बहुत कम टाइम लेते हैं ये सही होने में. लाइक जो कॉमन कोल्ड है, तुम्हें एक दिन हुआ, तुमने पैरासीटामोल वो खा ली, बिक्सेक्शन 500, मैम वो कॉमन कोल्ड गायब. और इनका कोई हार्मफुल इम्पैक्ट बॉडी पे नहीं पड़ता है, लाइक मलेरिया, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड. क्रॉनिक डिसीज, दीज डिसीज टेक लॉन्गर टाइम फॉर गेटिंग क्योर्ड. लाइक जो कैंसर है, कोमा में चले जाते हैं, पैरालिसिस है, इसमें बहुत टाइम लगता है सही होने में. है मच फॉर हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन बॉडी, इनका इम्पैक्ट भी बहुत हार्मफुल होता है. इनके एग्जाम्पल है कैंसर, डायबिटीज़, एड्स, ब्ला ब्ला ब्ला.
Now, infectious disease. These disease which are caused due to the infection of any pathogen in the body. ये जो पैथोजन से होती हैं उन्हें अपन इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं. दीज आर कम्युनिकेबल इन नेचर, यानी कि एक से ये दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं. ठीक है, 1 मिनट, कम्युनिकेबल, हाँ. और इन्हें एजेंट चाहिए पड़ता है ट्रांसमिशन के लिए. और ना, ठीक है, पैथोजन क्या होता है? डिसीज़ कॉजिंग, और इतनी देर से पैथोजन पैथोजन कर रहा हूँ, अब पैथोजन क्या पड़ता है? डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन. पैथोजन कैन बी वायरस, बैक्टीरिया, बॉम्ब एक्सेट्रा. जो डिसीज़ जिनसे अपन को बीमारी हो सके वो ऑर्गेनिजम्स पैथोजन कहलाते हैं. लाइक वो वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, बॉम्ब हो सकते हैं, एक्सेट्रा हो सकते हैं. एक्सेट्रा यानी आगे का. ओके. मोड ऑफ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन के कुछ मोड भी हैं, यानी कि इस तरीके से अपन को इन्फेक्शन हो सकता है. तो एयरबॉर्न डिसीज़, एयर से जो फैले, लाइक कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा. वाटरबॉर्न डिसीज़ जो पानी से हो जाए, डिज़ेंट्री, डायरिया एक्सेट्रा. वेक्टरबॉर्न डिसीज़, एन इंसेक्ट which transfer that pathogen from one person to another, like malaria, dengue, filaria. Now, incubation period, a time gap from entry of pathogen into the body to the appearance of first symptom. It can range from few hours to years. Now, whatever would be the point of entry of the pathogen, it will cause disease only when it reaches the target organ. ठीक है, अब तो मैं पूरे टाइम समझाता हूँ. जो टाइम गैप है, जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में एंटी ऑफ पैथोजन हुई, पर उसके फर्स्ट सिम्टम तक आने के टाइम गैप को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं. ठीक है, इट कैन रेंज फ्रॉम फ्यू आवर्स टू ईयर्स. अब तो मैं एग्जांपल ले, कोविड-19. ठीक है, कोविड-19 आता है, वो अपने पहले नोज़ में रहता है कुछ दिन, फिर वो लंग्स तक जाता है. उसका टारगेट ऑर्गन क्या है? लंग्स. फिर मान लो उसे 3 दिन लगे, तो 3 दिन उसके फर्स्ट सिम्टम तक, यानी तुम्हें जब तक नोज़ नहीं आने लगी तब तक उसकी फर्स्ट सिम्टम तक तुम्हारा टाइम गैप है, उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे. ये कुछ घंटों से लेकर कुछ सालों तक भी हो सकता है. लाइक जो बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है, हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर कॉजिंग द डिसीज. ओके. जो ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया होते हैं उन्हें लंग्स तक पहुंचना पड़ता है डिसीज़ कराने के लिए. ओके. नाउ सिम्टम्स और साइन में कुछ डिफरेंस है. अब तुम कहोगे दोनों तो सर सेम ही लगते हैं मुझे, तो नहीं, ऐसा नहीं है. सारी चीज़ में डिफ्रेंशिएशन है. अब देखो, डिफ्रेंशिएशन तो मैं बता भी देता हूँ कैसा डिफ्रेंशिएशन है. सिम्टम्स और साइन में ऐसा डिफ्रेंशिएशन है. सिम्टम्स, इंडिकेशन विच शोज द प्रेजेंस ऑफ डिसीज. सिम्टम्स वो है जिनसे अपन को पता चले कि ये डिसीज़ है. और साइन, इंडिकेशन विच शोज द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक डिसीज. ये तो डिसीज़ बताते हैं, पर ये स्पेसिफिक डिसीज़ बताते. जैसे तुम्हें हेड एक हो रहा है, नोज आ रही, तो तुम समझ जाओगे हमें कॉमन कोल्ड हो सकता, फीवर हो सकता, टाइफाइड हो सकता. ठीक है. बट अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पेट में कुछ पेन हो रहा है, तुम्हारा सिर चकरा, अगर तुम्हारे सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो तुम्हें माइग्रेन हो सकता है. यार किसी में सेम नहीं है, पीछे दर्द होता है सिर में तो माइग्रेन है. ठीक है. इस सिम्टम्स कॉमन फॉर मैनी डिसीज, साइन स्पेसिफिक फॉर एवरी डिसीज. इसके एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, फीवर, टाइफाइड. इसके एग्जांपल है मलेरिया, टाइफाइड एक्सेट्रा. नाउ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, इनका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, मैंने इसकी थोड़ी सी मैं ऐसे ओरली समझा देता हूँ. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन. ठीक है. इसके ट्रीटमेंट होते द मैथोडोलॉजीज एडॉप्टेड टू क्योर द डिसीज. ठीक है. फर्स्ट है टेम्परेरी अप्रोच, सेकेंड है परमानेंट अप्रोच. ठीक है. अब टेम्परेरी और परमानेंट अप्रोच है. टेम्परेरी नाम से ही पता चल रहा हो, टेम्परेरी यानी कुछ दिनों के लिए तुम सही कर लो. ठीक है. लाइक तुम्हें कॉमन कोल्ड हुआ, तुमने बिक्स एक्सेल 500 और पैरासीटामॉल खा ली, कॉमन कोल्ड ख़त्म. ठीक है. पर कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद तुम्हें फिर से हो जाएगा. ये टेम्परेरी अप्रोच. परमानेंट अप्रोच आप कैसे कहेंगे? तुम्हें मान लो कुछ बीमारी हुई, कैंसर हुई, तुम डॉक्टर के पास गए, तुमने पूरी सर्जरी की निपटा ली. अब वो डॉक्टर के फुल्ली चांसेस है कि अब वो होगी नहीं. पर कभी कभी परमानेंट अप्रोच का भी चांसेस हैं कि परमानेंट अप्रोच में भी अगर तुम करवाते हो परमानेंट अप्रोच भी, पर कभी कभी परमानेंट अप्रोच भी गलत हो जाता है क्योंकि किसी को फ्यूचर किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया. प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन. ठीक है. नाउ a person is suffering from disease had dysfunctioning in one or more body organ due to which its body becomes weak. ठीक है.
अब तुम देखो, ऐसे मैं बताता हूँ, आप पर्सन जो कि किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, उसके किसी एक या दो बॉडी पार्ट में कोई परेशानी है, तो उससे उसकी बॉडी बिकम वीक, उसकी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी। इसके कुछ जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं कि कैसे हम इसको वो कर सकते हैं, ओवरटेक। नाउ टेक प्रॉपर बैलेंस डाइट, हमेशा अच्छा खाना खाओ बढ़िया दम से। यूजिंग फेस मास्क एंड अवॉइड एक्सपोजर टू क्राउडी प्लेसेस फॉर प्रिवेंटिंग एयरबॉर्न डिसीज। एयरबॉर्न डिसीज़ को रोकने के लिए तुम्हें फेस मास्क और क्राउडी प्लेसेस से दूर रहना चाहिए। ड्रिंक क्लीन एंड बॉइल्ड वाटर, हमेशा साफ़ और उबला हुआ पानी पियो। यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम एंड मॉस्किटो नेट फॉर वेक्टर-बॉर्न डिसीज़। ठीक है, अगर तुम्हें मॉस्किटो से वो है तो तुम मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो क्रीम, गुड नाइट फैब्रिक रोल ऑन लगा सकते हो फॉर वेक्टर-बॉर्न डिसीज़ के लिए। नाउ अब कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानते हैं। एंटीजन, any foreign particle entering in your body, it is generally present on the surface of pathogen. Antigen is responsible disease. ठीक है, एनी फॉरेन पार्टिकल, कोई बाहर का पार्टिकल अगर अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो उसे पर एंटीजन कहेंगे। ठीक है, ये पैथोजन की सरफेस, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पैथोजन होता है उसकी सरफेस पे होता है, और जो एंटीजन है वही रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीज़ कराने में। Immunity, ability of body to resist the effect of pathogen. WBCs are responsible for providing immunity. अपनी बॉडी की जो एबिलिटी है वो पैथोजन के इफेक्ट को रोकने के लिए, रजिस्ट उसे रोकने के लिए, उसे अपन इम्यूनिटी कहेंगे। वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड में करने में हेल्प करती हैं। नाउ एंटीबॉडी, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय WBCs वाइट ब्लड सेल्स टू न्यूट्रलाइज द एंटीजन। जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है वाइट ब्लड सेल्स से एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उन्हें अपन एंटीबॉडीज़ कहते हैं। नाउ इम्यूनाइजेशन, द लास्ट टॉपिक। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी इन अ पर्सन इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। अब ये कैसे? अगर किसी बंदे के अंदर अपन को इम्यूनिटी बूस्टअप करनी है तो उसकी जो प्रोसेस है उसे पर इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इसके कुछ टाइप्स है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, इट इज़ डन बाय वैक्सीनेशन। जो भी कोविड की वैक्सीन लग रही हैं वो भी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए ही है। इट इज़ गिवन थ्रू इंजेक्शन और ओरली, ये तुम्हें इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं। वैक्सीन इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, अगर वैक्सीन लग गई तो ये तुम्हारी बॉडी को एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करेंगी। पैसिव इम्यूनाइजेशन, antibodies are given to a person through injection. It is done when the body is exposed to high poisonous antigen. ये पैसिव इम्यूनाइजेशन थोड़ा अलग है सेम। जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में कोई जंकस आयरन का एक कट लग गया, ठीक है, अब तुम्हारे टिटनेस का इंजेक्शन लगवाओगे तो टिटनेस के इंजेक्शन से तुम उसको रोक सकते हो। वो जो टिटनेस का जो जंक पार्टिकल्स हैं उन्हें रोक ख़त्म कर सकते हो अपनी बॉडी से। तो बस वो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन। इसी के साथ कंप्लीट चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर कुछ आगे की डाउट्स हैं, फर्दर डाउट्स हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और अगर मज़ा आ गया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।